हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 27 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स occur in temperate and high latitude regions. Second, anticyclones winds rotate in anti-clockwise direction in northern hemisphere with low pressure at the center. So let us see what is the correct answer. Correct answer for this is A, one only. Second जो है वो इनकरेक्ट है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेट रीजन, मतलब कि या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे, जो टेम्परेट रीजन है वहां पे जो साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, और जो हाई लैटिट्यूड रीजन्स है वहां पे जो साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, राइट। और वो जनरली उतने इंटेंसिफाइड नहीं होते जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंटेंसिफाइड होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज एंटी साइक्लोन के अंदर, एंटी साइक्लोन किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि ये सेंटर है तो विंड्स जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। विंड्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वहां पे सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। तो ये जनरली स्टेबिलिटी शो करता है, ये स्टेबल कंडीशन है एंटी साइक्लोन जो है, जहां पे सेंटर में हाई प्रेशर है, आसपास लो प्रेशर है, और विंड्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर इज ए, वन ओनली। सो अभी तमिलनाडु कोस्ट पे जो साइक्लोन आया है उसके चलते ये साइक्लोन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन डिटीरियोरेट एयर क्वालिटी इन अ रीजन? फर्स्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन, सेकेंड, काम विंड्स, एंड थर्ड, ग्राउंड लेवल ओजोन। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों फैक्टर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में एयर क्वालिटी खराब कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन आप सबको पता ही होगा कि यहाँ से जो स्मोक जनरेट होता है इट डिटीरियोरेट्स एयर क्वालिटी। काम विंड्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी यहाँ पे जो पंजाब हरियाणा रीजन में स्टबल बर्निंग का इश्यू हुआ था, तो विंड्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ की होती है, दिल्ली ओर की होती है। तो यहां से पूरा जो पॉल्यूशन जनरेट होता है वो दिल्ली के ऊपर ट्रैप हो जाता है। अब अगर मान लो कि ये विंड डायरेक्शन यहां से यहां पे या फिर ये रिट्रीट नहीं होगी, मतलब कि विंड डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होगी, तो काम विंड्स की वजह से क्या होगा? ये पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के ऊपर ही फंस जाएगा। तो इसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की डिटीरियोरेट होगी। तो ये सेकंड जो है वो भी फैक्टर करेक्ट है। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको मेजर करने के अंदर ग्राउंड लेवल ओजोन जो है उसे भी मेजर किया जाता है। इट ऑल्सो डिटीरियोरेट्स दी एयर क्वालिटी। तीनों फैक्टर्स करेक्ट है, आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। सो एज आई सेड, calm winds push Delhi's air quality index to severe category. Question number 3, which of the following statement is or are correct about Indian National Congress? INC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? First, it was established by a retired civil servant. Second, it was named on the suggestions of Dadabhai Naoroji. Third, the term Congress was taken from Britishers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 2। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। वी ऑल नो दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 1885 में। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जब इसको एस्टैब्लिश किया गया तब उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। फिर उसके बाद दादाभाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम जो है वो इंडियन नेशनल यूनियन में से इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया।
अब ये वर्ड कांग्रेस जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया था। द वर्ड कांग्रेस वॉज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। सो अभी कांग्रेस के एक बहुत ही अच्छे लीडर जो है उनकी डेथ हो गई है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहा है तो उसके चलते ये 26 नवंबर के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कांग्रेस पार्टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द डिमांड फॉर मनरेगा जॉब्स increased drastically this year. Second, apparel and garment making sector has higher potential of job creation. And third, future contraction in Indian economy will technically lead to economic recession for the first time in its independent history. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तीनों के आंसर आपको ये जो 26 नवंबर के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, काफी अच्छा आर्टिकल था, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे लिखा है कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम पे मनरेगा जॉब्स जो है उसकी डिमांड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई थी। देयर वर अराउंड 11 करोड़ पीपल हु आस्क्ड फॉर वर्क अंडर मनरेगा। अब ये 11 करोड़ जॉब्स की बात करें तो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सारी कंपनी के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उसको अगर इकट्ठा करें तो उससे भी 20 गुना ज्यादा है। इट इज 20 टाइम्स मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय ऑल कंपनीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मनरेगा जॉब्स की डिमांड काफी इंक्रीज हुई थी। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, वो भी आपको इसी आर्टिकल में से आंसर मिलेगा, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से। सो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2016-17, अगर ऐसा सपोज किया जाए कि हर एक सेक्टर को 10 लाख रुपए एज अ लोन दिया जाता है और ऐसी 4 कंपनी है, तो पहली कंपनी जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, अगर उसको आप 10 लाख रुपए की लोन देते हैं देन इट विल क्रिएट ओनली 1 न्यू जॉब। अगर मान लो कि सेकेंड कंपनी ऐसी है कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उसको अगर आप 10 लाख की लोन देते हैं इट विल क्रिएट 3 न्यू जॉब्स। अगर मान लो कि कोई लेदर गुड्स प्रोड्यूसर है, अगर उनको आप 10 लाख की लोन देते हैं इट विल क्रिएट 70 न्यू जॉब्स। एंड द फोर्थ वन, अगर मान लो कि कोई अपैरल एंड गारमेंट मेकर कंपनी है, उसको आप 10 लाख रुपए की लोन देते हैं देन इट विल क्रिएट 240 न्यू जॉब्स इंक्लूडिंग 80 जॉब्स फॉर वुमेन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अपैरल एंड गारमेंट मेकिंग सेक्टर जो है हैज हायर पोटेंशियल ऑफ जॉब क्रिएशन। ऐसा भी कह सकता है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। आपको इस पैराग्राफ में ये देखने को मिलेगा कि जैसे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जीडीपी जो है वो 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगले क्वार्टर में भी 10% कॉन्ट्रैक्शन का प्रेडिक्शन है। तो अगर टेक्निकली देखने जाए तो दिस इज टेक्निकली डिफाइंड एज रिसेशन बाय इकोनॉमिस्ट। तो ऐसा इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पहली बार होगा इकोनॉमिक रिसेशन। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो जैसा कि मैंने कहा कि जॉब्स के बारे में ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सबको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर काफी सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान नेशंस क्या है, एंड नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। Question number 5, which of the following changes has or have been introduced by recent labor codes? First, threshold for employees in a manufacturing unit under Factories Act 1948. Second, number of employees threshold under Industrial Disputes Act 1947. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर एज अ फैक्ट्री डिफाइन करना है तो अर्लियर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी कि अगर वो पर्टिकुलर यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, इफ द यूनिट इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो मिनिमम 10 एम्प्लॉइज होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते
तो मिनिमम 20 एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो ये अर्लियर डेफिनेशन थी। ये 10 एम्प्लॉयज जो है इस पर्टिकुलर लेबर कोड के अंदर इसको इंक्रीज करके 20 एम्प्लॉयज किया गया है, और ये 20 है उसको इंक्रीज करके 40 एम्प्लॉयज किया गया है। तो इसके चलते अभी मोर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे टू बी डिफाइंड एज अ फैक्ट्री अंडर दिस एक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर अगर मान लो कि आपको किसी भी एम्प्लॉय को निकालना है काम से, तो अगर आपके यहाँ पे 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, देन यू विल हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, अगर उनको आपको रिट्रेंच करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो ये पर्टिकुलर लिमिट जो है उसको इंक्रीज करके 300 एम्प्लॉयज किया गया है। और ये काफी कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है कि 300 एम्प्लॉयज तो काफी ज्यादा होते हैं। मतलब कि अगर 300 से कम है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो जब चाहे तब किसी भी एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं। दे डू नॉट नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, इसको चलते काफी सारे लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो ये जो लेबर कोड्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ ट्रेड यूनियंस जो है उनका क्या योगदान होना चाहिए, एंड हाउ दे शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, तो उसके चलते ये काफी अच्छा आर्टिकल है। ये भी 26 नवंबर के न्यूज़पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ डैश। फर्स्ट केरला, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड कर्नाटका एंड फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो पोंगल फेस्टिवल है उसके सेलिब्रेशन के अंदर ये जल्लीकट्टू जो है इट इज वन काइंड ऑफ स्पोर्ट जो वहां पे खेला जाता है। किसी पर्टिकुलर अरीना के अंदर एक बैल होता है, उसको सारे लोग मिलके पकड़ते हैं। तो ये स्पोर्ट को वो लोग क्या कहते हैं, जल्लीकट्टू कहते हैं। और इसके अंदर काफी सारे लोगों को सीवियर इंजरीज भी होती है, उसके चलते ये स्पोर्ट जो है वो काफी कंट्रोवर्सी में रहता है। सो इट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जल्लीकट्टू के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, एंड द फिल्म हैज गॉट एंट्री इनटू द ऑस्कार अवार्ड्स। इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, एयर मूव्स डैश। ऑप्शन ए फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन बी फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ऑप्शन सी फ्रॉम लो प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड ऑप्शन डी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर जो है उसके ग्रेडियंट के मुताबिक हमेशा हाई प्रेशर का जो एरिया होता है वहां से लो प्रेशर जो है वो वैक्यूम जनरेट करता है, और उसकी वजह से ही एयर डायरेक्शन जो है वो इससे इस डायरेक्शन में रहती है। सो ये साइक्लोन निवार जो है वो न्यूज में था। साइक्लोन के अंदर बेसिकली ये जो लो प्रेशर का ग्रेडियंट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फ्रेश लो प्रेशर टेक्स अप इन द बे ऑफ बंगाल। Question number 8, which of the following statement is or are correct? First, the Article 19 protects both internal and external freedom of movement. Second, no restrictions can be imposed on the right to freedom of movement within the territory of India. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करें तो दो एस्पेक्ट है, एक इंटरनल मतलब कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड फ्रीडम टू मूव आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ इंटरनल एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि इंडिया से बाहर जाने के लिए जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इट इज डेल्ट बाय आर्टिकल 21 एंड नॉट बाय आर्टिकल 19। इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया there are reasonable restrictions. There are certainly two reasonable restrictions. First is the morality of general public should not be endangered. दूसरा ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके इंटरेस्ट को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है
जिसको ध्यान में रख के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंजॉय कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। सो ये जो फार्म लॉज है उसको लेके पंजाब के जो फार्मर्स है तो उन्होंने दिल्ली तक मार्च जो है वो शुरू की थी, लेकिन उनको हरियाणा के अंदर एंटर नहीं किया, एंट्री जो है वो नहीं दी गई। तो इसके लिए हरियाणा के सीएम जो है उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है बाय डिनाइंग द बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। Question number 9. Recently organized All India Presiding Officers Conference was addressed by dash President, Vice President, Prime Minister or Speaker of Lok Sabha. So the correct answer is Prime Minister. हमारे जो Prime Minister है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये All India Presiding Officers Conference है उसको एड्रेस किया था और उन्होंने ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में कहा था। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मेंस के लिए इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च जो है वो काम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी was created as a result of 26/11 Mumbai terror attack? First, Central Bureau of Investigation, that is CBI. Second, National Investigation Agency, that is NIA. Third, Intelligence Bureau, IB. And fourth, Anti-Terrorist Squad, ATS. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, NIA। NIA एक्ट बनाया गया 2008 में। जब मुंबई में ये टेरर अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके चलते देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू हैव सच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उस टाइम पे ये एजेंसी जो है वो बनाई गई थी। सो 26/11 के दिन 12th एनिवर्सरी थी 26/11 मुंबई अटैक की। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।